Welcome back, my shining stars. This is Hershey, your science fellow. Today we are doing chapter number 8, Force and Energy. So, topics that we are going to discuss today are force, work, energy, types of force and simple machine. तो इन सब के बारे में हमने क्लास 4 में भी डिस्कस किया है. सो वी ऑल आर फैमिलियर विद दीज टर्म्स. अब हम इनके बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे. सो स्टार्ट विद द फोर्स. फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश और पुल है. किसी भी चीज को मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए, राइट? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कैरेक्टर होता है एंड दैट कैरेक्टर इज कि they can move from one place to another, right? Human beings, animals, insects, birds, हम सब एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव करते हैं, right? But non-living things जो है वो स्टेशनरी होती हैं. अगर वो एक जगह रखी हैं तो उनको आपको या तो पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा. Then only the things would move from its place. Otherwise they'll keep at one place, they are staying at one place for many years. अगर आप उनको कितने सालों तक नहीं हटाओगे तो वो वही रहेंगी. सो फोर्स क्या होता है चिल्ड्रन? पुश और पुल. या तो हम पुश करते हैं किसी चीज को अपने से दूर भेजने के लिए और या फिर पुल करते हैं अपने पास खींचने के लिए. सो विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. मोशन क्या होता है? अपनी पोजीशन को चेंज करना. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, इफ आई एम मूविंग हियर, तो ये हो गया मोशन, right? So a body when acting on it. So some common examples of force are pushing or pulling. जैसे कि आप डोर को पुश करते हो या पुल करते हो तभी डोर ओपन होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू गो टू दी मार्केट, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ शॉप, तो उसके ऊपर एक हैंडल के पास एक टैग होता है that you need to push or pull it, right? So vegetable vendor pushing the cart to move it and kicking a ball. So ball को भी अगर हम किक करते हैं तो यानी कि हम उस पर फोर्स लगाते हैं. क्या करते हैं? हम उसको पुश कर रहे हैं, किक कर रहे हैं. और इसके अलावा वेजिटेबल वेंडर जब आपने देखे होंगे अपने कार्ट वेजिटेबल्स पर लेकर आते हैं, देन ऑल्सो या तो वो पुश करते हैं और या फिर पुल करते हैं. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं हमें ये पता चल गया है कि फोर्स क्या है, राइट? अब उसके इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है कि एक फोर्स जो है एक बॉडी, कोई भी चीज जो कि रेस्टिंग पोजीशन पर है तो वो उसको क्या कर सकती है? किसी भी बॉडी, मूविंग बॉडी को अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको रेस्टिंग पोजीशन पर ला सकती है. यानी आप फोर्स अप्लाई करोगे वो रुक जाएगी, या फिर अगर वो मूविंग है आप उसको और ज्यादा फोर्स लगाकर उसको और ज्यादा उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो. लेट्स से आप अगर स्विंग करते हो, राइट? सो आप क्या करते हो? आप अपने फ्रेंड जो भी है उसको अगर स्विंग पे बैठा है तो आप क्या करोगे? उसको पुश करोगे. पुश करोगे तो वो मूव करने लगेगा, स्विंग करने लगेगा. एंड देन यू आर कीप पुशिंग इट, तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट? तो ऑलरेडी मूविंग चीज को, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है. इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी मूविंग चीज है, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल स्विंग का, तो आप उसको फोर्स लगाकर मूविंग चीज को रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो. सो फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी. यानी स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं और हम रोक भी सकते हैं. नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स क्या करता है? कोई चीज अगर ऑलरेडी मूविंग में है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. लेट्स से जैसे क्रिकेट के एग्जांपल लेते हैं कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया. बॉलर ने बॉल
को डाला, बॉल दिया बैट्समैन को, दूसरी डायरेक्शन में आ रहा था और बैट्समैन ने उसको हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सिमिलरली अगर आप फुटबॉल में देखें तो फुटबॉल में किक से बॉल की डायरेक्शंस को चेंज किया जाता है, राइट। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की शेप को, जैसे कि आप स्पॉन्ज लो, आपने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया यानी अपने मसल्स से उसपे फोर्स लगाया और आपने क्या किया, उसकी शेप चेंज कर दी, राइट। या फिर आप रबर बैंड लेते हो, उसमें आप फोर्स लगाते हो और उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज टेक अ बलून फिल्ड विद एयर एंड प्रेस इट, इट्स शेप चेंजेस। एक बलून में अगर हम एयर फिल करेंगे और आप उसको फिर प्रेस करोगे इधर उधर से, तो उसकी शेप भी हम चेंज, बलून से भी डिफरेंट शेप्स के बलून आते हैं, राइट। तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो। नाउ do you know a force is required to change the speed or direction of movement of an object? Sir Isaac Newton, ये साइंटिस्ट थे, सर इजैक न्यूटन, explored and concluded that force known as gravity is the reason why everything falls on the earth and makes us easily live on the earth without falling। तो हमारी अर्थ जो है वो भी एक फोर्स लगाती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेविटी का। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ हमेशा लगाती है। इसी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जो कोई भी चीज अगर आप ऊपर थ्रो करोगे तो क्या होगा, वो नीचे ही आएगी, राइट। और ये किसने बताया था, ये बताया था सर इजैक न्यूटन ने। अब हम बात करेंगे कि कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, राइट। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैपन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो चीजें एक दूसरे के यानी उनकी सरफेसेस टच हो रही है, जैसे माय हैंड, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके सरफेस टच हो रही है तो आपस में टच होना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके बारे में, इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, इलास्टिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स एटसेट्रा। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के भी सब टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हम तीन तरीके के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिकल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, राइट। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यू ऑल आर फैमिलियर विद द फ्रिक्शनल फोर्स, हमने क्लास 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स होता है चिल्ड्रन, दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट पर होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूविंग चीजें रुक जाती हैं चलते चलते। एंड यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द पॉइंट दैट आई हैव टोल्ड यू इन क्लास that it applies in the opposite direction of the movement। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट। लेट्स से इट्स अ बॉल एंड इट इज अ ग्राउंड, ठीक है। तो अगर बॉल ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है तो बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में बॉल मूव करते करते उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है एंड फाइनली इट गेट्स स्टॉप्ड, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अप्लाइड and it is a type of contact force. So whenever an object moves against another object, it feels frictional force. Friction is a force that make it difficult for an object to move across a surface or oppose the motion. Frictional force क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करना मतलब किसी मूविंग चीज को रोकता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अपोज ऑफ मोशन। दिस फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर थिंग्स टू मूव। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होता है, चीजें जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो क्या होगा, थिंक अबाउट इट। अगर कोई मूविंग चीज है, सेम डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, करेक्ट, उससे स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए क्या है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन की वजह से ही स्पीड स्लो डाउन होती है एंड रुक जाती है। फाइनली ही गेट्स
प्रोड्यूस्ड इन द फ्रिक्शन। और जब दो चीजें ऐसे रब होंगी एक दूसरे से, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है ना, तो अगर रब होंगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन के टाइम पर हीट भी प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और लुब्रिकेंट्स। मशीन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मशीन होती है जब रन करती है तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से खराब भी हो जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि पार्ट्स खराब होते रहते हैं और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है या फिर ग्रीसिंग करनी पड़ती है, जिससे कि फ्रिक्शन का इफेक्ट कम हो जाए और स्मूथनेस आ जाए। ऑयल क्या करता है, ऑयल सरफेस को स्मूथ करने की कोशिश करता है। सो फ्रिक्शन इज अ टर्म इज एज अ नेसेसरी इवल। सो हम इसको इवल भी बोलते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो द थिंग्स वुड बी कीप मूविंग, राइट, रुकेंगी नहीं अपने आप, राइट, हमें ही उनको रोकना पड़ेगा या मूव करना पड़ेगा, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेंगी, राइट। सो फ्रिक्शन वी ऑल क्लियर। अब यूजेस ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द फ्लोर प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग एंड हेल्प अस टू वॉक एंड रन। हम क्यों वॉक कर पाते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमारे ऊपर, ग्रेविटी की वजह से जो चीजें हैं वो नीचे की तरफ स्टेबल रहती है, अर्थ के ऊपर रहती है। दूसरा, हम कैसे खड़े हो पाते हैं, राइट, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सेकेंडली, हम स्टैंड कैसे हैं, वी आर स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हमारे दो सरफेसेस, यानी इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हमारे जो स्लिपर्स हैं उसमें और अर्थ दो सरफेसेस हो गई ना, तो दोनों का कांटेक्ट है, दोनों का कांटेक्ट होने की वजह से और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होने की वजह से हम भागते भागते रुक जाते हैं, या ऐसा नहीं कि हम नॉन स्टॉप भागते ही रहते हैं, राइट। तो हम वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की दोनों सर्फेसेस कौन सी है, एक तो अर्थ या ग्राउंड जो भी है, और उसके ऊपर हमारे स्लीपर्स हैं जो हमने अपने पाँव में पहने हुए हैं, और शूज हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग विद पेंसिल्स रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। जो हम लिखते हैं, वरना हम लिखते ही चले जाएंगे, राइट, रुकते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। Friction between vehicles and the road prevents from skidding and helps them to move. अब क्या होता है कि जब व्हीकल्स रोड पर मूव करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो चलते जाएंगे, कभी हम स्पीड स्लो करते हैं, कभी हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही व्हीकल्स स्किड नहीं करते हैं और मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड व्हील्स हेल्प टू स्लो डाउन द व्हीकल। सेम चीज जो हमने अभी डिस्कस की थी कि ब्रेक्स लगाते हैं, ब्रेक्स लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो चीज मूविंग और जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। नाउ demerits of friction, pushing or pulling things on the ground is made hard by friction. That is why while moving heavy loads we get tired and exhausted. अगर हम बहुत भारी चीजों को पुश या पुल करते हैं, यानी मूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्यों थक जाते हैं, क्यों हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन होंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाने के बाद ही वो चीज मूव होती है। नेक्स्ट इज द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू द फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा था फ्रिक्शन में क्या होता है, जो मशीन्स पे क्या होता है, जब पार्ट्स मूव करते हैं तो उसपे हीट जनरेट होती है, राइट, इसलिए वो पार्ट्स जो है, मशीन जो है गर्म, जैसे हम बहुत देर अगर मिक्सर ग्राइंडर चलाएंगे तो वो धीरे धीरे गर्म होने शुरू हो जाता है, या फिर सीलिंग फैन है वो ज्यादा देर चलते हैं, या नॉर्मल फैंस हैं, आपके टेबल फैन है, आप उनको टच करो बाद में, मतलब ऑफ करने के बाद यू विल फाइंड इट कि वो गर्म हो गए। क्यों, क्योंकि मशीन के जो पार्ट्स है जो मूव कर रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो गर्म हो रहे हैं। द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द सोल्स ऑफ आवर शूज वियर एंड टियर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जब हम अपने शूज और स्लीपर्स पहनते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद सोल्स जो हैं, हमारे जो फुटवेयर होते हैं, उनके जो सोल है वो वेयर एंड टेयर यानी कि खराब हो जाते हैं, नीचे से सोल खराब हो जाते हैं, राइट, और फट भी जाते हैं। वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट। तो ये फ्रिक्शन के
demerits है. Next type of force is muscular force. So muscular force हम, as the term is suggesting, muscular means we are applying, और ये भी एक contact force का example है क्योंकि दो surfaces touch होंगे. Muscular यानी हम अपनी muscles से उसको किसी चीज को मूव कराते हैं. जैसे यहाँ पर बच्चा खेल रहा है और वो फुटबॉल को किक कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? बिकॉज वो अपना फोर्स, अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहा है ना, देन ओनली बॉल इज मूविंग. अपने आप तो मूव नहीं कर रही है, सो इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कोई हैवी चीज अगर रखी है, हमें उसको मूव करना है उसकी जगह से, सो ईदर वी आर अप्लाइंग द पुश फोर्स और द पुल. तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं, हम अपनी ताकत लगा रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. सो लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग जब आप लेके जाते हो तो इतना भारी बैग अगर आप उसको उठाते हो तो मीन्स आप अपना फर्स्ट मस्कुलर जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहे हैं. देन किकिंग अ फुटबॉल, पुशिंग अ डोर एक्सेट्रा. तो ये एग्जाम्पल्स हैं मस्कुलर फोर्स के. सो अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रॉडली फोर्सेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें दो सरफेसेस आपस में टच होती हैं, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स, सेकेंड हमने पढ़ा मस्कुलर फोर्स, एंड देन थर्ड इज इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स मतलब आप चीजों को खींच रहे हैं, इलास्टिक. सो इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड और ऑन एन इलास्टिक थ्रेड, इट स्ट्रेचेस. क्या होगा? ये अपनी शेप चेंज कर देगा और ये स्ट्रेच हो जाएगा. व्हेन वी रिलीज इट आफ्टर सम टाइम, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. अपनी पुरानी शेप और साइज में वापस आ जाएगा. दिस फोर्स प्रोसेस्ड बाय द बॉडी एंड regains its original shape after being stretched, and this is called elastic force, right? इलास्टिक को आप खींच रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, इलास्टिक को खींच रहे हो, तो इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिक फोर्स की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है. बट व्हेन यू रिलीज इट, इट कम्स टू इट्स original position. So this is called elastic force. Now come to the non-contact forces. तो हमने तीन तरीके की फोर्सेस पढ़े कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स. नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे भी फोर्सेस होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, बट फिर भी वो अप्लाइड होते हैं. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ non-contact force, right? So gravity is a force of attraction that exists between two bodies. जैसे एप्पल टूटा अगर पेड़ से, तो वो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा. एप्पल कितना दूर है और अर्थ यानी ग्राउंड नीचे कितना दूर है, बट उसके बीच में भी एक फोर्स अप्लाइड है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें कि दोनों सरफेसेस यानी एप्पल का और अर्थ का कोई कांटेक्ट नहीं है, बीच में बहुत सारा स्पेस है, बट स्टिल इट इज अप्लाइड. इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एप्पल है खींचा चला आ रहा है कहाँ? अर्थ की साइड में. तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, राइट? So the Earth's gravitational force can be recounted as the attraction between the objects and the Earth. तो ये क्यों होता है? अट्रैक्शन. अर्थ से जो ग्रेविटी फोर्स है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अट्रैक्शन है, तो वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है. तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, राइट? सो इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है चिल्ड्रन? व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड थ्रू द ड्राई हेयर, इट बिकम्स एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर्स. अब आपने, अगर आपने ऑयलिंग नहीं की अपने हेयर्स में, ड्राई हेयर है, अगर आप अपने हेयर पे कॉम्ब को रब करो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा उसके अंदर फोर्स एक आ जाता है. अगर नीचे पेपर के पीसेस हैं छोटे छोटे, आप उसके पास वो कॉम्ब को लेकर जाओगे तो वो पीसेस कॉम्ब के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे. आपने विंटर्स में देखा होगा मोस्टली, या फिर हम जब ड्राई हेयर में ज्यादा कॉम्ब करते हैं तो वो कॉम्ब की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होते हैं हेयर्स हमारे, राइट? सो साइंटिफिकली वी वुड से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइज द कॉम्ब. ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. और देखो कॉम्ब में और पेपर बहुत दूर है, लेकिन जब वो पास में आएंगे
और आपस में फिर ये अट्रैक्शन होगा और जिसकी वजह से पेपर्स के पीसेस जो हैं वो कॉम के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हेयर्स है तो हेयर्स को पहले अपने ड्राई हेयर्स पे रब किया तो उसके बाद ये अगर आप अपने हेयर के पास इतना दूर कॉम रखेंगे तो भी वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट? सो ड्राई हेयर एंड अट्रैक्ट टाइनी bits of paper. So this attraction is defined as electrostatic force. Now we have an activity. Rub a plastic comb on your hair. This we have already done, so you can go through this. So magnetic force भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, राइट? हमने 3 तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्सेस करे, अब हम 3 तरीके के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। सो मैग्नेटिक, मैग्नेट, आई थिंक यू ऑल हैव सीन मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट हमेशा आप किसी भी चीज के पास लेकर आओगे जो कि आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनी है, राइट? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनसे अगर बनी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर आप उसके पास मैग्नेट लेकर आएंगे तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट हमेशा आयरन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो चीज आयरन के जैसे नेल्स हैं और ये मैग्नेट है तो क्या होगा? वो एकदम से चिपक जाएगी मैग्नेट के पास। सो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स of push or pull works between two magnets or a magnet and a bit of metal such as iron and nickel. This is called magnetic force and this property is of magnet. This is called magnetism. So क्या होता है? मैग्नेट जो चीजों को, जो चीजें आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई होती हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। और क्योंकि मैग्नेट्स ये फोर्स अप्लाई कर रही हैं तो ये इसका मैग्नेट की प्रॉपर्टी है एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, राइट? नाउ वी विल कम ऑन टू द वर्क, राइट? तो अब हमने फोर्सेस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वर्क। So suppose you wish to move a wall by pushing it, you apply a lot of force on it, but even after many hours, it does not move even a bit from its place. एक दीवार है उसको आप पुश किए जा रहे हो, कर रहे हो, आप बहुत सारा मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल था? कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कितने सरफेसेस यानी सरफेसेस का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, यानी आपके हैंड्स और सेकेंड है वॉल, दोनों आपस में टच है, देन यू आर पुशिंग इट। तो क्या वॉल मूव कर रही है? नहीं, वॉल तो वही है, आप कितना भी ज्यादा उस पे फोर्स लगा लो वॉल वही है। सो इट डज नॉट मूव इवन अ बिट फ्रॉम इट्स प्लेस। सो यू फील टायर्ड एंड थिंक यू हैव डन वर्क अ लॉट ऑफ वर्क। आपको क्या लगेगा? आपने तो बहुत मेहनत कर ली भाई, क्योंकि आप थक गए हो, आप टायर्ड हो, यू आर एग्जॉस्टेड नाउ। बट इन टर्म्स ऑफ साइंस यू हैव नॉट डन एनी वर्क। आपने कोई काम ही नहीं किया। किसकी लैंग्वेज में? साइंस की लैंग्वेज में। और साइंस की लैंग्वेज में वर्क कब होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से क्या होता है? डिस्प्लेस होता है, यानी उसकी पोजीशन चेंज होती है, देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। इन साइंस वर्क इज सेड टू बी डन ओनली इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इन इट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? So, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है then we will say that work is done. Some examples of work are moving a cart, cart जो move करती है, kicking a football, आपने फुटबॉल को किक किया, उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, means work done. Now picking up a book from the table, आपने बुक उठाया टेबल से तो क्या हुआ? वर्क हुआ, क्योंकि बुक की पोजीशन चेंज हो गई है। एंड कीप इट ऑन द शेल्फ, अब आपने उसको उठाकर शेल्फ में रख दिया, राइट? एंड हिटिंग अ बॉल विद अ बैट एक्सेट्रा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स वेयर इट शोज दैट वर्क इज डन as per the scientific language. But if you are pushing a ball and it is not moving from its place, means you have not done anything. Work is not done. Now come to the next topic, which is energy. ठीक है? So energy क्या होती है? Energy is defined as the ability of a body to do work. हम काम कैसे कर पाते हैं? फोर्स लग रहा है, चीजें मूव हो रही है, that's okay. बट काम कैसे करते हैं? We are
Applying muscular force, we are eating food, we are getting energy, right? और एनर्जी की वजह से ही हम काम कर पाते हैं. समटाइम्स वी आर हंग्री, वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, कुछ खाते हैं, राइट? तो कुछ खाते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है, एंड देन वी आर बैक ऑन द वर्क, राइट? तो कोई भी काम करने के लिए फोर्स हम तभी लगा पाएंगे ना जब एनर्जी होगी, राइट? एनर्जी नहीं है तो फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है? मशीन्स कैसे चलेंगी अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं है, क्योंकि फ्यूल एनर्जी देता है. हम काम कैसे करेंगे, मस्कुलर फोर्स कैसे लगाएंगे, इफ वी आर एनर्जाइज्ड, राइट? तो एनर्जी होना जरूरी है. सो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कोई इंसान काम क्यों कर पाता है, एबिलिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. So there are different forms of energy. सबसे पहले बात करेंगे mechanical energy. So children, here we are discussing about the mechanical energy. Mechanical energy क्या होती है? This energy is due to the position or motion of an object. किसी object के motion से जो energy release होता है, and this is of two types. कौन सी? Potential energy and kinetic energy. So potential energy is possessed by a body due to the position. It is called potential energy. Position change करने की वजह से जो energy है वो है potential energy. For example, a stone kept on the top of a building, a stretched string possesses potential energy. तो ये पोटेंशियल एनर्जी है. एंड देन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज possessed by a body due to the motion. It is known as kinetic energy. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग बॉल, अ फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा हैव द काइनेटिक एनर्जी. तो अगर मोशन यानी पोजीशन चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, और अगर अपनी पोजीशन पर है देन इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो नाउ we have sound energy as well. One very important thing children here is कि energy को हम ना तो destroy कर सकते हैं और ना ही produce कर सकते हैं. Yes, you have heard right. Energy cannot be created nor be destroyed, right? क्यों? और हम सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज कर सकते हैं. जैसे मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज हुआ, साउंड जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो गई. तो फॉर्म चेंज होती है, एनर्जी ना तो बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है. अब जब हम फूड खाते हैं, वी आर गेटिंग एनर्जी. वो एक्चुअल एनर्जी किसकी है? एक्चुअल एनर्जी सनलाइट की है. सनलाइट जब मिली, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, वो फूड बनाया, तो जो सन एनर्जी है वो उस फूड में आई. एंड व्हेन वी ईट दिस फूड वी गेट द सेम एनर्जी, राइट? तो वो सन एनर्जी हमारे तक भी पहुंची है, ठीक है? सो नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. व्हेन फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट. साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. साउंड हमेशा प्रोड्यूस तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है. सो जब कोई फोर्स लगाता है और किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होते हैं, देन साउंड प्रोड्यूस होता है. Sound is obtained. The vibration get transmitted through a medium which is solid, liquid और gas. और ये साउंड जो है वो उस साउंड को ट्रैवल करने के लिए साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है. ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. बट इतना समझ लो कि साउंड जो है वो सॉलिड से भी पास होता है, लिक्विड से भी एंड गैसेस से भी, ठीक है? सो साउंड एनर्जी हेल्प्स अस टू हियर द साउंड. म्यूजिक सिस्टम्स एंड रेडियोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ साउंड एनर्जी. तो साउंड यानी वाइब्रेशन हो रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और साउंड हमें कैसे सुनाई दे रहा है? हमें सुनाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द मीडियम. मीडियम क्या है? या तो कोई सॉलिड मीडियम है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर्स में कि कोई भी चीज या तो लिक्विड स्टेट में है, या गैसियस स्टेट में है, या फिर सॉलिड स्टेट में है. तो साउंड तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, यानी गैसेस में भी एंड लिक्विड्स में भी और सॉलिड में भी, ठीक है? Now come to the heat energy. Heat is again a type of energy. We get heat energy by burning fuels such as kerosene and coal. So जब हम केरोसिन को, कोल को, फ्यूल्स को, पेट्रोल को ये सब बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है. सो LPG and CNG.
ठीक है। गैस सिलेंडर्स जो हमारे घर में है, एलपीजी सिलेंडर्स उनको बोलते हैं, विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसको बर्न करते हैं तो हीट मिलता है हमें। सो हीट एनर्जी इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, बॉइलिंग वाटर एंड कीपिंग वार्म ड्यूरिंग विंटर्स एक्सेट्रा। ठंड में भी हम यूज करते हैं, हम अपने आप को वार्म रखने के लिए। सो हीट एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स। प्रोडक्शन के लिए मशीन चलती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, घर में कुकिंग में यूज किया जाता है, वाटर बॉइलिंग टी में, कुछ भी कुक करते हो आप या फिर आप बोन फायर करते हो, देन ऑल्सो वी गेट हीट एनर्जी विंटर्स में, राइट। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। बिना लाइट के हम अपने आसपास नहीं देख पाएंगे। एंड नेचुरल सोर्स क्या है अर्थ पर लाइट एंड हीट एनर्जी का? sun is the natural source of light and heat energy on the earth. So it is the biggest source of light on our planet. So living things need light to survive. हम दिन में तो देख लेते हैं because of the sunlight, but रात में कैसे देखते हैं? तो हमें इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। सो इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, स्टार्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सो हमें पता है स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है। सो सन इज अ स्टार। सो हमें फिर आर्टिफिशियल मीडियम्स यूज करने पड़ते हैं, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, राइट, कैंडल्स। तो ये सब मैनमेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है जिससे हमें लाइट मिलती है और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं चीजों को। नाउ वी हैव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, vacuum cleaner, air conditioner, tube lights, fan, etc. We get this energy from electricity. और नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी हमने कौन सा पढ़ा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को रन करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड अबाउट साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ law of conservation of energy, law of conservation of energy, conserve भी तो करना है ना हमें चीजों को। so energy can neither be created nor destroyed, it can only be transferred from one form to another form. so this is the law of conservation of energy, इसी को हम law of conservation कहते हैं। क्या law of conservation बोलता है? वो एज पर दैट लॉ एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और सो ऑन, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। सो इस तरीके से हम मीडियम्स चेंज करते हैं। For example, energy of flowing water can converted into electrical energy and electrical energy can be transferred into light energy, heat energy, sound energy, etc. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनती है ना, तो पानी को बड़े बड़े टर्बाइंस पर बहुत प्रेशर के साथ गिराया जाता है and then it moves and electricity is producing. अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं? हम इसको यूज करते हैं लाइट एनर्जी की फॉर्म में, ट्यूबलाइट जलाते हैं, सीएफएल जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, या फिर हम इसको हीट एनर्जी में भी यूज करते हैं। कैसे? रूम हीटर जलाते हैं, राइट। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। या फिर हम म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं तो यानी कि वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। टीवी चलाते हैं तो साउंड एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी दोनों चीजों में कन्वर्ट करती है। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो ये हीट एनर्जी ट्रांसफर टू दी हीट एनर्जी, राइट। सो इसमें कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू दी मैकेनिकल एनर्जी। फैन मूव कर रहा है ना, मशीन मूव कर रही है, इसमें कुछ नहीं आ रहा हमें, मतलब हमें सिर्फ हवा मिल रही है, तो क्या हो रहा है? मशीन्स मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी टॉर्च जली तो लाइट मिली, लाइट मिली, लाइट के साथ साथ हमें हीट भी मिलती है, तो ये लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज
simple machine. So why we use machine, children? We have learned in the class 4 as well that we are using machine to ease out our work. हमें easy हो, हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े किसी काम के लिए. That is why we are using machines. ये हमारी टाइम सेव करती है. हमारी मशीन, हमारा मनी भी, टाइम इज इक्वल टू मनी, तो टाइम सेव हुआ, मनी सेव हुआ, साथ साथ हमारी एनर्जी भी तो सेव होगी. सो मशीन्स आर द टूल्स व्हिच मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. Machine do work either by increasing force of speed or by changing the direction of the machine to reduce our effort. तो क्या होता है, हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं, यानी हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. सो द अर्लीस्ट मशीन डिस्कवर्ड बाय मैन वाज अ व्हील. अगर आप सोचो व्हील इन्वेंट नहीं होता तो क्या आज हम ट्रेन्स और व्हीकल्स का को इमेजिन कर सकते थे? नहीं. उससे पहले लोग अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज करके बहुत सारा सामान इधर से उधर खुद उठाते थे, लेकर जाते थे. बट जब से व्हील इन्वेंट हुआ तो क्या हुआ, टाइम सेव हुआ. उसके बाद हमारी एनर्जी सेव हुई, क्योंकि हम अपना सामान कार्ट्स पर रख लेते थे, खुद भी कार्ट्स पर बैठ जाते थे. और हम पैदल चलेंगे उसके कंपैरिजन में अगर हम कार्ट्स पर जाते थे तो टाइम सेविंग होता था. सिमिलरली अगर हम पैदल जा रहे हैं या फिर हम कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, सो वी आर सेविंग टाइम एज वेल एज आवर एनर्जी. राइट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स. लीवर एक मशीन है, इंक्लाइन प्लेन, पुली, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सेल. अब हम इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इज लीवर. राइट, so lever क्या है? It is a rigid rod which has 3 parts: fulcrum, load and force. ये है एग्जाम्पल दिया हुआ है. fulcrum सेंटर में होता है, फोर्स लगाया जाता है एक साइड से और दूसरी तरफ लोड होता है. so this is the example of lever. जो पढ़ते हैं fulcrum क्या है? so fulcrum, it is a fixed point about which a rigid rod moves freely. तो ये जो ब्लू लाइन है, it is a rod, right? rigid यानी बहुत हार्ड रॉड है. ऐसा नहीं कि बेंड हो जाए, बेंड हो जाएगी तो लोड को ऊपर कैसे उठाएगी, राइट? तो ये एक रॉड है जिसका सेंटर पॉइंट है ये फल्क्रम. इस फल्क्रम के ऊपर ये रॉड मूव कर रही है. ठीक है, तो ये फल्क्रम है. अब लोड क्या होता है? लोड यानी सामान. तो जनरली जो हैवी चीजें होती हैं उसको इसी तरीके से ऊपर उठाया जाता है. तो एक साइड में लोड आ गया जिसको हमें लिफ्ट करना है, नेक्स्ट साइड में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये चीजें ऊपर उठेगी, लोड ऊपर उठेगा. तो फोर्स दैट वी नीड टू अप्लाई ऑन द रोड टू कंप्लीट द टास्क. राइट, सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, लोड एंड फोर्स, लिवर आर ऑफ 3 kinds. अब ये हमने पढ़ा मेन लिवर में कितने पार्ट्स होते हैं. एक तरह से पार्ट्स ऑफ लिवर हो गया, राइट? तो एक हो गया फल्क्रम, एक हो गया लोड और एक हो गया फोर्स. कहाँ हमें फोर्स लगाना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? तो ये फल्क्रम सेंटर में हो गया, इसके ऊपर एक रोड है, यहाँ से हमें लोड को लिफ्ट करना है, लेकिन हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं. फोर्स हम नीचे की तरफ लगाएंगे और चीजें ऊपर उठेंगी. जैसे सीसो है, इसका एग्जाम्पल सीसो है. एक बच्चा नीचे है तो दूसरा बच्चा ऊपर चला जाएगा, राइट? तो और सीसो बीच में से अटैच्ड होता है, वो भी एक रॉड है एक तरीके से जो कि बीच में से अटैच्ड है. जिस पॉइंट से उस पॉइंट को आप फल्क्रम समझ सकते हो, राइट? और एक बच्चा अगर लेफ्ट में बैठा है, दूसरा राइट, मतलब एक इस साइड है, एक इस साइड. तो जब ये वाला फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ तो ये वाला बच्चा ऊपर उठ जाएगा. अब ये बच्चा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला बच्चा ऊपर उठ जाएगा, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है तो चीज ऊपर की तरफ जा रही है, राइट? सो लिवर ऑफ 3 kind. पहली तरीके का लिवर कैसा होता है? फल्क्रम, लोड एंड फोर्स की वजह से, इनके डिफरेंट पोजीशंस की वजह से 3 तरीके के लिवर होते हैं. सो इन दिस द फल्क्रम इज सिचुएटेड बिटवीन द लोड एंड द फोर्स. यहाँ पर फल्क्रम है जो सेम है, लोड एंड फोर्स, राइट? एग्जाम्पल्स आर सीसॉ या पिलर्स या सिजर्स या बीम बैलेंस. तो ये क्या होता है? ये फर्स्ट जो हमने यहाँ पढ़ा, ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्या है? लिवर है. नेक्स्ट टाइप ऑफ लिवर इज जिसमें
फोर्स यहाँ लग रहा है फल्क्रम एक एंड पे होता है, पहले हमने देखा फल्क्रम सेकंड में था यानी सेंटर में था और एक तरफ लोड था और एक तरफ क्या था, फोर्स था। यहाँ पर फोर्स इधर साइड में आ गया है और फोर्स यहाँ है, फल्क्रम यहाँ है और यहाँ पर क्या है, लोड, राइट। अब पोजीशन चेंज हो गई है, ये सेकंड तरीके का लेवर है। सो व्हील बरो नट कटर, ये नट कटर है, व्हील बरो है और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सेकेंड काइंड ऑफ लेवर के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी विल सी द थर्ड काइंड ऑफ लेवर जिसमें क्या है, फोर्स सेंटर में आ जाता है, लोड एंड फल्क्रम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड काइंड का लेवर है। सो ट्विजर्स, टोंग्स, ये टोंग्स है, ट्विजर्स, rods are examples of it. In this, force of effort is situated between the load and the fulcrum. तो ये फल्क्रम है, ये लोड है और फोर्स बीच में लगाया जाएगा। जैसे टोंग्स है, फोर्स हम यहाँ लगाते हैं। So children, this is the example of tongs. Tongs में क्या होता है, लोड यहाँ होगा, जो चीजों को हम लिफ्ट करेंगे वो यहाँ से ही लिफ्ट करेंगे, फोर्स हम यहाँ लगाएंगे और ये हो गया आपका फल्क्रम। तो क्या हो गया, फोर्स बीच में हो गया, किसके, फल्क्रम एंड लोड के बीच में आ गया। सो हियर आर the three types of levers that we have just discussed. उसको ग्राफिकल मैनर में दिखाया गया है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, लोड और फोर्स के बीच में फल्क्रम है, जो सबसे पहला हमने पढ़ा था, फल्क्रम सेंटर में है। और सेकेंड टाइप आ गया जिसमें फोर्स यहाँ है और फल्क्रम और लोड यहाँ है। एंड द थर्ड टाइप इज लोड बीच में हो गया बिटवीन द फोर्स, राइट। तो ये तीन तरीके के हमने levers पढ़े हैं। So these are the examples. Now come to the next simple machine which is inclined plane. So have you ever observed that walking up to a slope is less exhausting than climbing up a ladder? अगर हम सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं कंपैरेटिवली, अगर हम स्लोप पे, तो बहुत सारी जगह क्या होता है, घरों के बाहर आपने देखा होगा गेट के बाहर इस तरीके के स्लोप्स बने होते हैं, राइट। तो अगर आप स्लोप्स पे चढ़ते हैं या फिर आप लेडर्स में चढ़ते हैं तो आप किस में ज्यादा थक जाते हैं, ऑफ कोर्स लेडर्स पे अगर आप चढ़ोगे तो ज्यादा थकोगे कंपैरेटिवली स्लोप के, राइट। सो द स्लोप इज एक्चुअली अ सिंपल मशीन कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। इसी को हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, इस स्लोप को ही इंक्लाइंड प्लेन बोला जाता है। एंड चिल्ड्रन, इट इज वेरी हेल्पफुल अगर ट्रक्स में लोडिंग एंड अनलोडिंग करी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बहुत सारा सामान ऊपर चढ़ाना होता है, तो क्या करते हैं, इस तरीके से एक वुडन प्लैंक लगा दिया जाता है इस फॉर्मेट में, जिसके थ्रू कम एफर्ट लगाना पड़ता है और चीजें इजीली ट्रक के ऊपर चढ़ाई जा सकती है या उतारी जा सकती है। मीन्स लोडिंग एंड अनलोडिंग इजी हो जाता है। In hospitals and other public places, inclined planes are used to move wheelchairs and trolleys. राइट, जो व्हीलचेयर पे पेशेंट है वो मूव नहीं कर पा रहा, अब उसको भी आपको लेकर जाना है, तो कैसा होता है, इंक्लाइंड प्लेन, इस तरीके से प्लेन्स बना दिए जाते हैं या स्लोप्स बना दिए जाते हैं जिससे मूवमेंट इजी हो जाता है। सो दीज स्लोप्स मेक कैरिंग लोड्स इजियर एंड फास्टर। Another common example of inclined plane is the slide of children park. आपकी एक तरीके का स्विंग होता है, इसमें स्लाइडिंग होती है। जो स्लाइडिंग में क्या होता है, अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो कितना इजीली स्लिप होके आ जाते हो, फिसल जाते हो, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, राइट। और बट अगर आपको वो झूला झूलना है, आपको स्लाइड करना है, तो ऊपर जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप स्टेयर से जो लेडर होती है, लेडर पर चढ़कर आप ऊपर जाते हो और फिर आप एकदम नीचे कितनी इजीली आ जाते हो, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये भी सिंपल मशीन है जो हमारा टाइम सेव करती है और साथ साथ हमारे एफर्ट्स को भी सेव करती है। सो नेक्स्ट सिंपल मशीन इज पुली। पुली क्या होता है, ये आपने देखा होगा वेल्स में जो वाटर ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ बकेट, तो ये पुली यहाँ लगा होता है। पुली के ऊपर, पुली में ना ग्रूव होता है, उसके ऊपर रस्सी लगाई जाती है और एक साइड रस्सी के एक साइड पे बकेट बंदी होती है और दूसरी तरफ हम उसको खींचते हैं, जिससे हमें क्या होता है, ये पुली के ऊपर जब मूव करता है तो हमें एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं। एंड इमेजिन अगर पुली नहीं है और आप डायरेक्ट वेल से वाटर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो इट इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट
चीजों को उठाने के लिए यूज होती है पुली. सो पुली इज अ व्हील विद टू रेज्ड एजेस. टू रेज्ड एजेस इस तरीके की होती है. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट, जैसे कि ये है, राइट. तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है. तो ये बीच में रस्सी लगाई जाती है, जिसके जो रस्सी है इस बीच वाली सरफेस के ऊपर मूव करती है और हमें कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं. सो रोप और अ चेन कैन रन अलोंग द व्हील विदाउट कमिंग ऑफ, राइट. एक तो ये फायदा होता है, एजेस ऊंचे होते हैं, तो उससे ये फायदा होता है कि जो रोप है वो बार बार स्लिप नहीं होती है, वो पुली के ऊपर ही रहती है. तो बहुत आराम से हम वाटर को ड्रॉ कर लेते हैं. अ फिक्स्ड पुली मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इट इज फिटेड टू some support, for example pulley which is used to draw water out of well. तो ये एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा जो क्रेन्स हैं, इसमें भी यहाँ से लिफ्ट किया जा सकता है. तो चीजें क्रेन खींचती है. इस साइड में हेवी ऑब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं जिसको हमें उठाना होता है, तो क्रेन पुली की हेल्प से ही चीजों को ऊपर खींचती है. नेक्स्ट इज स्क्रू. आपने सबने देखे होंगे स्क्रू, जिसकी जो कि हमारे फर्नीचर में यूज होते हैं, या अब बहुत सारी जगह जैसे हमारे कैबिनेट्स होते हैं, शेल्फ कैबिनेट्स में कैसे होल्ड रहते हैं, बिकॉज ऑफ द स्क्रू ओनली, राइट. So this is a screw is a simple machine which made from another simple machine. It is actually an inclined plane wrapped around a rod spirally. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक inclined plane का एग्जाम्पल है जिसको ऐसे रोल किया जाता है, राइट. रोल करके ये ग्रूव्स आप देख रहे हो, इस तरह से स्पाइरल्स बन जाते हैं. तो ये होता है स्क्रू, राइट. सो स्क्रूज आर यूज्ड टू लोअर एंड रेज थिंग्स. नीचे की तरफ, या तो हम किसी चीज को उठाने के लिए कबर्ड अगर हम वॉल पर लगाते हैं तो उसमें स्क्रू टाइट करना पड़ता है, देन ओनली इट इज वी आर एबल टू कीप द थिंग्स, और हम उसको यूज कर पाएंगे और वो वॉल पर फिट रहेगा, राइट. सो screw can be found in light bulbs, screw jacks, drilling machines, nut bolts and wrenches etc. Now we have a activity. ये इसको शो किया गया है कि inclined plane का कैसे एग्जाम्पल है screw. तो जैसे आपने इस शेप में पेपर काटा, राइट, एक स्क्वायर पेपर लिया आपने, उसको बीच में से आप काट दोगे, फोल्ड कर लोगे, तो दो ट्राइंगल्स शेप में आपको मिल जाएगा. इस शेप में आपको मिल जाएगा, राइट. तो अब आप ये लेट्स से एक पेंसिल है, आपने इस तरीके से पेंसिल रखी और कोने से पेपर को रैप करना स्टार्ट किया. तो जब आप रैप करोगे तो कुछ इस तरीके से पेपर रैप हो जाएगा. सिमिलरली ये स्क्रू होता है, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट. इट इज मेड अप विद द टू थिंग्स inclined plane wrapped on a rod. तो ये एक रॉड है और ये inclined plane है, क्योंकि inclined plane भी ऐसे ही होता है पेपर. तो पेपर को आप इस तरह से काटो and just roll on the pencils, you'll find the spirals. So next machine is wedge. Children, a wedge is used to cut, split or push. जो नाइफ होते हैं वो wedge का ही एग्जाम्पल है. तो इसमें एक that narrow to a thin edge. So pushing the wedge in one direction. जब हम कट करते हैं तो इस डायरेक्शन से हम चीजों को क्या करते हैं, ये शार्प एज होता है, इसको कोई चीज अगर हमें कट करनी होती है तो हम फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, हम फोर्स यहाँ ऊपर से लगाते हैं, ठीक है, इस हैंडल से भी लगाते हैं, ठीक है. तो हम ये हैंडल से लगाएंगे और सारा फोर्स लगेगा और वो चीज कट जाएगी, राइट. सो wedge is used to cut, split और push apart two objects. दो ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए, कट करने के लिए यूज किया जाता है. It is a piece of material that narrows to a thin edge. Edge pushing the wedge in one direction create a force in the sideways direction. The head of an X is a wedge and swinging the X in long log can split into a part. जो ये X है यानी कुल्हाड़ी जिसको हम बोलते हैं, इससे क्या होता है, लकड़ी को दो पार्ट में यानी वुडन लॉग को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है. तो ये X है, ठीक है. ये एग्जाम्पल है किसका, सिंपल मशीन का. व्हील एंड एक्सेल. व्हील एंड एक्सेल का एग्जाम्पल है ये स्विंग मशीन और ये स्टेयरिंग व्हील ऑफ द कार. व्हील एंड एक्सेल. सो व्हील एंड एक्सेल हैज लार्ज व्हील. ये रहा व्हील इसका और ये रहा व्हील इसका. It has a large wheel connected by a smaller cylindrical axle and is
fasten to the wheel so that they turn together. दोनों चीजें मशीन में, यहाँ पर ये हैंडल होता है ना, आप इसको पकड़ के घुमाते हो तो व्हील भी घूमता है और एक्सेल भी घूमता है, ठीक है. So when we rotate the wheel, the axle also rotate. Example, swing machine and steering wheel of a car. बाइसिकल भी हम ऐसे ही चलाते हैं. बाइसिकल भी जब हम पेडलिंग करते हैं तो पेडल किसके साथ अटैच होते हैं, वो एक व्हील के साथ अटैच होते हैं. तो पेडल भी मूव करते हैं और व्हील भी मूव करता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल्स. So children, directly come on to the exercises part. First question is take the correct answer. And under this category, first is the steering wheel of a car is simple machine of the type called. किस तरीके का मशीन है क्या? Steering wheel कार का. So it is a type of wheel and axle. Next is the force responsible for holding us to the ground. It is gravity. The biggest source of light for our planet, it is the sun. Next is fulcrum, load and force are three parts of pulley, and slide is an example of inclined plane, right? So children, next question is fill in the blanks. First fill up is the force that exists between two bodies come in contact with each other. These are contact force. A pair of scissors is classified under first kind of lever. Next is the force between two charged objects is called electrostatic force. When water falls from a height, it has kinetic energy. And the last one, the energy of a body because of its position and motion, this is called mechanical energy. Now come to the true and false. First statement, inclined plane is a complex machine. False. ये simple machine है. Pulley is used to raise a flag to the top of the flagpole. Yes, true. Flag को हम जब फ्लैग होस्टिंग होती है तो पुली की हेल्प से ही उसको ऊपर तक ले जाया जाता है. स्विंग मशीन इज एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल. यस. सिंपल मशीन्स मेक्स आवर वर्क टफ. फॉल्स. इजी करते हैं. फैंस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मूव. यस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही तो फैन मूव करता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैचिंग द फॉलोइंग. ऑपोज मोशन. ऑपोज मोशन का एग्जांपल है फ्रिक्शन. हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. नेक्स्ट इज always pulls. तो हमेशा पुल कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. so the option is gravity. सोलर पैनल्स से हमें क्या मिलता है? सोलर एनर्जी. सनलाइट से आपने देखा होगा बड़े बड़े सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड होते हैं रूफ पर. तो वो क्या करते हैं? सन एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. ये सोलर एनर्जी है, उसको सोलर एनर्जी से फिर बाकी अप्लायंसेस चलाए जाते हैं. राइट. नेक्स्ट इज स्पीकर्स. स्पीकर्स में क्या होती है? साउंड एनर्जी. हम सुनते हैं. नेक्स्ट ट्यूबलाइट. तो ट्यूबलाइट इज द एग्जांपल ऑफ लाइट एनर्जी क्योंकि हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट ओनली और आर्टिफिशियल मीडियम में. Right, so that's it for this chapter. Hope you have enjoyed this session. We'll meet in the next class. Till then, stay tuned for more videos. Right, children? Bye and take care.